हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सातवाहन वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने थ्योरी सेशन देखा था सातवाहन वंश से संबंधित। आज हम देखेंगे इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज तक, उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सा बनता है कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो सिमुक इस वंश के संस्थापक रहे। उन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित कर उनको हराकर यहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। राजकीय भाषा थी प्राकृत। पूछी जाती है राजकीय भाषा क्या थी सातवाहन शासकों की, वो थी प्राकृत। राजधानी क्या थी सातवाहन शासकों की, तो वो थी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ण व्यवस्था का जो संरक्षक माना जाता है वो सातवाहन वंश का कौन सा राजा रहा, वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहनों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नासिक प्रशस्ति में इन्हें छहरात वंश का विनाशक कहा गया है, यानी नाश करने वाला कहा गया है। और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का श्रेय जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही जाता है। तो ये यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इन्होंने छिन्न भिन्न सातवाहन वंश को अपने पराक्रम से पुनः स्थापित किया और इसका विस्तार किया था। ये अपने वंश के 23वें राजा माने जाते हैं। ये पहले राजा थे जिनके नाम के साथ उनकी माता का नाम मिलता है, और इसी के साथ ही इस वंश के राजाओं ने अपनी माँ के नाम पर, यानी अपने नाम से पहले माता का नाम लगाना शुरू कर दिया था। यानी परंपरा जो माता के नाम के लगाने की शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी से। तो यहाँ से मात्र शतात्मक तत्व भी निकलकर सामने आते हैं। और इन्होंने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजा थे नहपाल को पराजित किया था। ये क्वेश्चन बनता है कि नहपाल को किसने पराजित किया था, जो कि शक शासक थे वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इन्होंने शकों को पराजित किया था। और आगे चलकर जो इनके पुत्र होते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, वो पराजित होते हैं शक शासकों से, जो कि रुद्रदमन से वो पराजित होते हैं। तो वो हम आगे देख लेंगे। तो सातकर्णी बहुत ही शक्तिशाली यहाँ पर शासक हुए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यहाँ पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख किसका मिलता है, किन नगरों का मिलता है। क्वेश्चन इस प्रकार आता है। तो देखिए इसके वर्णन किसका मिलता है, वो है प्रतिष्ठान, जो कि सातवाहन वंश की राजधानी थी, तो उनका वर्णन मिलता है। और इसके अतिरिक्त प्रमुख नगर था तगर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो प्रतिष्ठान वहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। तो तगर ध्यान रखिए, तगर पर आपको टिक करना था वहाँ पर। तो यह ध्यान रखना है अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख किन किन का मिला है, तो वो थे प्रतिष्ठान और तगर। यहाँ पर हम बात करें कि इन अंतर्राज्यीय बाजारों का उल्लेख किस पुस्तक से मिला है, तो पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी। तो इसके लेखक की बात करें तो इनके लेखक का नाम नहीं मिलता है। तो आपको अक्सर एग्जामों में अज्ञात ऑप्शन मिलेगा, तो अज्ञात पर आपको टिक करना है। इसमें भारतीय व्यापार के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में इसमें बताया गया है कि लाल सागर से भारत तक व्यापार होता था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि जैन धर्म का राजकीय संरक्षण नहीं दिया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि किस धर्म को सातवाहन शासकों ने संरक्षण नहीं दिया था, तो जैन धर्म को इन्होंने राजकीय संरक्षण नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर कि नहपान के समय सवर्ण कार्षापण के विनिमय की दर क्या थी, तो 1/35 थी। तो ये कौन है, नहपान शक शासक हैं, तो उसके समय में। और सातवाहन जो शासक हैं इनके जो सवर्ण और कर्षापण के विनिमय की दर क्या थी, तो वो थी 1/35। और बात कर लें, देखिए नहपाल एक प्रमुख राजा का नाम ले लिया यहाँ पर, और पूछ लिया जाए शक और सातवाहनों के समय इनकी विनिमय दर क्या थी, तो वहाँ पर राइट आंसर होगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर्वप्रथम शीशे और पोटीन मुद्राओं को किसने जारी किया था, तो सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम
सीसे और प्रोटीन मुद्राओं को जारी किया था। तो सर्वप्रथम जो सीसे और प्रोटीन के जो सिक्के चलाए वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। और नाव जहाज की आकृति के जो सिक्के हैं वो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर ये बने हुए हैं। यानी जहाज जो बना हुआ है वो सिक्का किसका है, वो है यज्ञश्री सातकर्णी का, जो कि व्यापार और वाणिज्य का घोतक है। प्रथम चरण की बात करें तो आहत सिक्के थे, उन पर लेख नहीं था। और द्वितीय चरण की शुरुआत बात करें तो इनमें नवीन सिक्कों का आगमन हुआ और सिक्कों पर महाराष्ट्री प्राकृत भाषा और ब्राही लेख हैं। अपवाद के रूप में अगर देखें हम तो द्रविड़ भाषा लेख जो कि वशिष्ठपुत्र पुलमावी का है। तो जो सभी सिक्के हैं वो महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में हैं और ब्राही लेख हैं इन पर। और यहाँ पर हमने अपवाद की बात करी कि वशिष्ठपुत्र पुलमावी का जो है लेख है वो द्रविड़ भाषा में है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम द्रविड़ भाषा का उल्लेख यानी वर्णन या कह सकते हैं उदाहरण जो है वो मिलता है कहाँ से, वशिष्ठपुत्र पुलमावी से। इनके द्रविड़ भाषा का प्रयोग हुआ है इनके सिक्के पर। और बात करें सातवाहनों को सोने चांदी की आपूर्ति कम थी। किसकी आपूर्ति कम थी? सोने और चांदी की। चांदी की कमी का कारण क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभाव था इसका। शक और सातवाहन शासकों के आपस में बहुत मतभेद थे, संघर्ष होते रहते थे, इसीलिए आयात मार्ग जो था अवरुद्धित हो गया था। इस वजह से चांदी और सोने का अभाव हो गया था। अतः हमें प्रथम चरण में चांदी के शुद्ध सिक्के मिलते हैं। प्रथम चरण की बात करें तो यानी पहले चांदी अच्छी मात्रा में थी, लेकिन जैसे जैसे सातवाहनों और शक शासकों के संघर्ष बढ़ते हैं तो चांदी का अभाव हो जाता है और इसीलिए इन्होंने सीसे और प्रोटीन के सिक्के चलाए थे। तो द्वितीय चरण में मिलावटी चांदी के सिक्के मिलते हैं। यानी पहले चरण में तो चांदी के शुद्ध सिक्के मिलते हैं, द्वितीय चरण में चांदी मिलावटी के सिक्के मिलते हैं। और ये शासक हुए जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इन्होंने छहरात वंश के शासक नहपाल को हराया था। मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको। इन्होंने नहपाल के 1400 चांदी के सिक्कों को जो कि जोगलथम्बी ढेर से प्राप्त हुए हैं। जोगलथम्बी ढेर कहाँ पर है प्राप्त हुआ? ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। तो ये जो ढेर मिला इनको 1400 चांदी के सिक्के, तो इन सभी को अपने नाम से इन्होंने जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नहपाल के सिक्कों को अपने नाम से जारी किया था वो शासक कौन थे? तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इसके बाद ही अगले चरण में यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही चांदी की जगह शीशे के सिक्के चलाए थे, जो कि मूल्य में बात करें तो चांदी के बराबर थे। यानी इनका मूल्य तो चांदी के बराबर था, लेकिन शीशे के सिक्के थे ये। यह प्रतीक सिक्का था, यानी इनके जो प्रतीक सिक्का है वो है रूपम। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्षत्रियों के दर्प का दमन करने वाला शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे जिन्होंने क्षत्रियों के अभिमान का दमन किया था। और यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा अभिलेख है जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षत्रियों के झूठे मान गौरव का दमन करने वाला कहा गया है? तो नासिक अभिलेख में है जिसमें इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि इन्होंने क्षत्रियों के गौरव और झूठे मान का इन्होंने दमन किया था, उनको नीचा दिखाया था। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है नासिक अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 का, अग्रहार क्या था? तो ये अग्रहार एक भूमिदान था। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अग्रहार क्या था? तो ये भूमिदान था जो कि किसके द्वारा दिया जाता था? सातवाहन शासकों द्वारा। तो देखिए, अग्रहार एक प्रकार का भूमिदान था जो कि प्रदान किसको किया जाता था? तो विद्वान ब्राह्मणों को ये प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती में क्या मिलता है? तो इसमें प्रेम कथाओं का वर्णन है जो कि किसकी रचना है? हाल की रचना है ये। तो यहाँ पर हम बात करें कि राजा हाल
जो कि सातवाहन शासकों के 17वें शासक थे, जो कि एक विद्वान और कवि के रूप में विख्यात हुए। इन्होंने प्राकृत भाषा में लिखी थी गाथा सप्तशती। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो ये है राजा हाल की, जो कि शासक हैं सातवाहन वंश के। तो ध्यान रखना है, इसमें ग्रामीण जीवन का भी सुंदर चित्रण मिलता है और प्रेम कथाओं की यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ के समकालीन एक कवि की बात कर ली जाती है कि वृहत कथा के रचयिता कौन है, तो वो है गुणाढ़ है, जो कि राजा हाल के समकालीन रहे थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि वृहत कथा के रचयिता जो कि गुणाढ़ हैं, वो किस के समकालीन थे, तो ये सातवाहन शासक राजा हाल के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्राचीनतम पुरालेख जिसमें भू अनुदान की सूचना मिलती है, कौन सा राजा से ये संबंधित है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सातवाहन राज परिवार का उल्लेख किस में मिलता है, तो ये नानाघाट, नासिक और सांची अभिलेखों में इनका वर्णन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं, लेकिन ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी आपके टेस्ट में आए हुए हैं। तो मैंने टाइम की बचत के लिए इस प्रकार से लिख लिए हैं ये। तो इनका उल्लेख क्वेश्चन आता है कि सातवाहन राज परिवारों का उल्लेख कौन से अभिलेखों में मिलता है, तो नानाघाट, नासिक व सांची अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि दो शासकों ने एक ही खेत को बौद्ध संघ को दान में दिया था, वो कौन से शासक थे जिन्होंने एक ही खेत को बौद्ध संघ को दान दे दिया था, तो वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी और दूसरे थे ऋषभदत्त। सबसे बड़ा शासक कौन था, तो वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहनों की शक्ति प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है और नासिक प्रशस्ति में इनको छहरात वंश का विनाशक कहा गया है। इन्होंने ही वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था, तो इसीलिए पुनः संस्थापक भी कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। और ये सातवाहन वंश के सबसे महान राजा थे। इन्होंने छिन्न भिन्न सातवाहन वंश को अपने पराक्रम से पुनः स्थापित किया था। तो देखिए हम देखते हैं जब 17वें राजा थे सातवाहन वंश के राजा हाल, इनके समय में देखिए शक और सातवाहन आक्रमण वो ही संघर्ष चल रहा है इनके बीच। तो इस संघर्षों में जो है ना, सातवाहनों की शक्ति बहुत छिन्न भिन्न हो जाती है। और इनके बाद जब ये 23वें शासक माने जाते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी और 7वें राजा माने जाते हैं राजा हाल। तो देखिए इनके हाल के बाद आते हैं, काफ़ी टाइम बाद आते हैं ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये सातवाहन वंश की जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित करते हैं, इसीलिए इनको पुनः संस्थापक भी कहा जाता है। तो सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो कौन से थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिक्कों पर जहाज अंकित करवाया, यानी अपने सिक्कों पर किस शासक ने जहाज अंकित करवाया था, तो वो थे यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के हैं, क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि नाव जहाज की आकृति के जो सिक्के हैं वो किस शासक के हैं, तो वो हैं यज्ञश्री सातकर्णी के, जो कि व्यापार वाणिज्य का घोतक हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सिक्कों पर राज शिखर अंकित करवाया, तो वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्राचीन नगर धान्यकटक किस का प्रतिनिधि है, यानी किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वो अमरावती का प्रतिनिधित्व करता है, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है, तो इनको आंध्र का वंश का बताया गया है, आंध्र वंश का बताया गया है इनको, इसीलिए सातवाहन शासकों को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, आंध्र भर्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो पुराणों की बात हमने ऊपर की कि पुराणों में सातवाहन शासकों को क्या कहा गया है, तो आंध्र भर्त भी कहा गया है इनको और आंध्र भी कहा गया है। तो अब पूछ लिया इन्होंने कि सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है, तो मत्स्य पुराण से सबसे लंबी सूची मिलती है आंध्र सातवाहन राजाओं की। 21 का क्वेश्चन है कि स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था किसने, तो वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी।
तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण नाम दिया था। इस प्रकार का उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है, तो नासिक अभिलेख से इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का दर्जा दिया था। वहाँ पर है कि इन्होंने क्षत्रियों के झूठे मान गौरव का दमन करने वाला इनको कहा गया है। और सातवाहनों के क्षत्रिय होने की बात यहाँ पर नकार दी जाती है कि ये तो क्षत्रिय तो थे ही नहीं। सीधी सी बात है कि इन्होंने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जब क्षत्रियों के झूठे मान और गौरव का दमन किया है तो क्षत्रिय तो नहीं कहा जा सकता इनको। तो आगे चलकर इसी अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, इनको पुण्य गौतमीपुत्र को एक बमहंस अर्थात आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के आधार पर ही अधिकांश विद्वान इनको ब्राह्मण मानते हैं। और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से शासक थे सातवाहन वंश के जिन्होंने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था, तो वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। जितने भी सातवाहन वंश से क्वेश्चन आए हुए हैं हमने सभी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।